नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग करने वाले हैं BHIC 134 का चैप्टर नंबर 4, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर अप टू 1857। ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इस फर्स्ट पार्ट में मकसद, हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का मकसद जो है वो है कि ब्रिटिश का जो परसेप्शन था इंडिया में, वो ओवर द टाइम पीरियड कैसे शेप करता है ना। और ब्रिटिशर्स जो है परसेप्शन को चेंज करते क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। और रीजंस क्या क्या है उन परसेप्शन चेंजेस का, वो सारा हम पढ़ेंगे, ठीक। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उनके दिमाग में क्या अर्ली इमेज थी इंडिया की। फिर वारन हेस्टिंग्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे कि कुछ चेंजेस हुआ, विलियम जोन्स ने, है ना। फिर कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, तो यहाँ तक हम करेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तक आज का टॉपिक करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर किया करो, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो, ठीक है। देखो, 18th सेंचुरी के मिड आते आते, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो एक ट्रेडिंग के लिए आई थी, वो पॉलिटिकल पावर बनने लग गई थी धीरे धीरे। आप जानते हो 1757 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो वो एक तरीके से पॉलिटिकल पावर बन जाती है बहुत बड़ी। तो इन सब के पीछे कारण क्या था और वो कैसे उभरी, बहुत कुछ हम देख पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में भी। लेकिन यहाँ पे हम आइडियोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, क्या आइडियोलॉजीज थी जो अंग्रेजों ने इतना बेहतर तरीके से कंट्रोल पाया भारत के सोसाइटी पे, ठीक। मकसद ये है हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का। देखो, उस जमाने में पावर में क्यों आए, उसका तो सीधा सीधा सब कारण ये था कि देखो 1730 के अराउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। यूरोप में जो था, एक्सपेंशन चल रहा था ट्रेड का, और इंडिया में मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन हो रही थी, है ना। तो जिसने कि डायरेक्टली हेल्प किया कंपनी को अपना एक्सपेंशन करने में, है ना। देखो, कंपनी को एक्सपेंशन करने का एक और मकसद ये था क्योंकि वो धीरे धीरे अपने जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ा रही थी, और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब उनको सैलरी देना। तो उसके लिए उसको चाहिए था क्या, कि वो एक्सपेंशन करे और मोर टेरिटरी एक्वायर करे, मोर टेरिटरी एक्वायर करके, ताकि वो उनको पे ऑफ कर सके, ठीक। और इंडिजिनियस रूलर्स जो थे उनको डिफाई क्यों नहीं कर पाए, उनको हरा क्यों नहीं पाए, उसके पीछे दो तीन कारण थे। एक तो पहले, सबसे पहले तो इन लोगों ने अपनी नेवी नहीं प्रॉपर बना रखी थी, इंडियन रूलर्स ने, है ना। उनके पास नेवल पावर कम थी, मुगल्स वगैरह के पास नेवल पावर नहीं थी, तो वो अंग्रेजों को हरा नहीं सके, उनको रोक नहीं पाए। सेकंड, उनकी जो आर्मी थी वो बहुत प्रोफेशनल थी। इक्विपमेंट्स बराबरी के हो भी सकते थे, लेकिन वो प्रोफेशनल आर्मी थी और बहुत वेल डिसिप्लिन थी। इस वजह से वो इंडिया के हजारों सोल्जर्स, लाखों लाखों सोल्जर्स को 5-6 हज़ार सोल्जर्स हरा देते थे, क्योंकि वो फुली डिसिप्लिन थे। और इंडिया के जो थे वो कैओस में लड़ने चल जाते थे पुराने तरीके से, ठीक। तो ये भी एक कारण था उनकी हार का कारण। और तीसरा कारण सबसे बड़ा तो ये था कि उनके आपस में बहुत ज़्यादा राइवलरी थी, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चलते वो अंग्रेजों का साथ लेते थे, और अंग्रेजों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके दोनों को दबा दिया नीचे, एक को हराया, दूसरे को अपने अंडर ले लिया, है ना। और इस तरीके से उन्होंने धीरे 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 करके पूरे भारत में कब्जा किया। कब्जा ओवरनाइट नहीं कर लिया ना, अचानक एक रात में नहीं कर लिया, बहुत टाइम लगा अंग्रेजों को पावर में आने में। और उन्होंने उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, हम सब पढ़े हुए हैं। और हम यहाँ पे कोई भी डिटेल में नहीं लड़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि हाँ भाई क्या क्या उन लोगों ने कैसे कैसे कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। हम सिर्फ आइडियोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जिसने हेल्प किया कि अंग्रेजों को इंडिया को रूल करने के लिए। अर्ली इमेज के बारे में बात करें तो अंग्रेज जब इंडिया आए थे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से ही था कि हाँ, कुछ एक जो पहले अर्ली ट्रैवलर्स जो इंडिया आते थे, उन्होंने जो लिखा हुआ था उसके तहत उनके दिमाग में कुछ एक इमेजेस बनी हुई थी इंडिया के बारे में, है ना। जैसे इंडिया में पहले आए हुए थे एडवर्ड टेरी, जॉन ऑविंगटन। तो उन्होंने मुगल रूल को ऐसे बताया हुआ था कि वो एक मुस्लिम डेपोटिज्म है, और वो सेम कहीं ना कहीं ऑटोमन और पर्शियन एम्पायर के बारे में जैसे ही है। तो अंग्रेज भी सोचते थे कि इंडिया में आने के बाद उनको लगा कि ऐसा क्या ही हम मुगल्स के बारे में रिसर्च करें या जानें कि जो हमें नहीं पहले से पता है ना। तो उन्होंने उतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया पहले से, ठीक। फिर अंग्रेज ये भी अपने पुरानी हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं
वो तो ये तक बिलीव करते थे जैसे सर विलियम टेम्पल क्लासिकल एज में कि लाइगरस और पाइथागोरस इंडियंस के द्वारा पढ़ाए गए हैं, है ना? और लेकिन फिर धीरे-धीरे एक इम्प्रेशन बन गई थी कि हाँ भाई देखो 17वीं सेंचुरी आते-आते कि इंडियंस जो है अब लर्निंग की तरफ नहीं रह गए, एक डार्क फेज चल रहा है उनके हिस्ट्री में, उनका ये मानना था। और उन्होंने इंडिया आके देखा भी वही, है ना? और खास करके ब्राह्मण्स वगैरह जो पहले माने जाते थे कि रेपोजिटरीज टाइप में है, उनका डीजनरेशन हो चुका है, उनका अब बहुत ही स्थिति उतनी दयनीय रह नहीं गई थी। मुगल काल में उतना ज़्यादा, मुगल काल में भी हुआ बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ों में हुआ, लेकिन कहीं न कहीं एक डार्क फेज हिंदू की जो थे, उसमें आप कह सकते हो आया है ना? ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हाँ भाई मुगल्स के टाइम में ग्रोथ नहीं हुई, एजुकेशनल ग्रोथ नहीं हुई या फिर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बट जिस रैपिडिटी से इंडिया हमेशा से ग्रो करता रहा था, वो कहीं ना कहीं ये जो इस्लाम का इन्फ्लुएंस हुआ और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दो कल्चर के बीच में अचानक, और दंगे फसाद वगैरह होते रहते थे, या फिर होते भी थे नहीं भी होते थे, या फिर उनको अडॉप्ट करने में सोसाइटी ने जो टाइम लगाया, उस वजह से कहीं ना कहीं एक डार्क फेज भी दिखता है हमें। खैर हम इस टॉपिक में नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। ठीक है, ये आप अपने मिडावल हिस्ट्री के में पढ़ोगे, आपका बी एच एस सी 132 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे ये चीज़ें। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ब्रिटिश इमेज ऑफ इंडिया, है ना? अब वॉरेन हेस्टिंग जब इंडिया आता है तो उसको पहले से ही पता था कि हाँ भाई इंडिया में इस समय डीजनरेशन का फेज चल रहा है, और वो लोग लेकिन जानते थे कि हाँ इंडिया का एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है। तो वो चाहता था कि देखो जो आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ इंडिया के लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके का उनका कल्चर है, अगर वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों करते हैं। तो वो सब जानने के लिए हमें उनका हिस्ट्री जानने होगी, उनका कल्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना? तो उसमें एक था, वॉरेन हेस्टिंग में दूरदृष्टि थी। तो उसने क्या किया कि उसको लगा कि नहीं, मुझे ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो सच में इन चीज़ों की डिस्कवरी करे, है ना? नॉलेज की डिस्कवरी करे, इंडिया का ग्लोरियस गोल्डन पास्ट को ढूंढे, और ना कि इंडिया को एज अ अपॉर्चुनिटी देख करके यहाँ पे फॉर्चून हंटर की तरह काम करें और लूट के ले जाएं। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग का ये था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ एक लोगों को चुना और उनको टास्क दिया कि हाँ भाई तुम ये काम करो और इंडिया का गोल्डन पास्ट को आप ढूंढो। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आता है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आती है, ये सब होती है। उन्हीं में से एक बहुत ही जाने माना नाम था विलियम जोन्स। ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को एक तरीके से टास्क दे दिया कि हाँ मैं इंडिया का पास्ट ढूंढूंगा। वो भी एक तरीके से इंडिया के से बहुत ही ज़्यादा रोमांचित थे इंडिया को देख करके कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है और पास्ट के बारे में इंडिया के इतना कुछ बोला जाता था। तो वो जानना चाहता था कि अचानक ये क्यों डार्क फेज है, और जो पास्ट था तो वो कहाँ है, क्या है, सब जानना चाहते थे वो। तो जोन्स ने भी जब जोन्स स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ को, इस डिस्कवरी को, तो वो देखते हैं कहीं ना कहीं कि यार इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रीजनल, लिंग्विस्टिक, है ना, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, कि एक आदमी के लिए पढ़ पाना बहुत मुश्किल है ये चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को। तो उसने सोचा कि देखो मैं एक सोसाइटी खोलता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग होंगे और हम सब साइंटिफिकली स्टडी करेंगे और ग्रुप ऑफ नॉलेज एक्यूमुलेट करेंगे विद डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हर ग्रुप के लिए, है ना? तो उसने एक ग्रुप बनाया एशियाटिक सोसाइटी नाम से। अब इसका वॉरेन हेस्टिंग्स का भी बहुत सपोर्ट था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ आप करो। और इस सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया। उन्होंने पर्शियन संस्कृत लिटरेचर्स जो थे, ग्रामर पे, पुराण पे, कालिदास का, इन सबको उन्होंने ट्रांसलेट किया, उनको स्टडी किया, है ना? और यहाँ तक कि जो एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर्स थे उन लोगों ने रिसर्च किया बहुत सारी चीज़ों पे, और रिसर्च को पब्लिश भी किया, आर्टिकल्स लिखे उन्होंने इंडियन सोसाइटी और रिलीजन के बारे में, जिससे कि उस जमाने के लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली, जो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि इंडियन सोसाइटी एक्चुअली है क्या, किस कैसे वर्क कर रही है। तो जोन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि ग्रेट रहा, है ना? और इससे यूरोप में एक कल्चर फैला कि हाँ, जिससे कि उनको इंडिया के प्रति एक अट्रैक्शन हुआ कि हाँ इंडिया जैसा आज की डेट में वो समझते थे, उस जमाने में जो समझते थे कि ये पिछड़ा हुआ देश है, कुछ नहीं है यहाँ पे, लूटा जा सकता है वहाँ जा करके,
उससे उसके अलग वहाँ पे एक इमेज बनी कि हाँ नहीं, इंडिया ज़बरदस्त पास्ट रहा है इसका, वहाँ कल्चर बहुत वैलिड है और वहाँ बहुत सारी नॉलेज है जिसको कि रिवाइव किया जा सकता है। यूरोप में ये कल्चर आता है, ठीक है। फिर हेस्टिंग्स इन प्रैक्टिस, फिर हेस्टिंग्स ने क्या कहा कि जो नॉलेज एक्यूमुलेट हो रही है, देखो हेस्टिंग जब थे इंडिया आए थे तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को तो प्रमोट किया ही, साथ में उन्होंने क्या किया, जो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव 12 गवर्नमेंट चला रहे थे उसको बंद करके उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। उन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बंगाल का। उन्होंने डुअल शासन खत्म करके, डुअल गवर्नमेंट गवर्नेंस खत्म करके पूरा कंट्रोल लिया अपने हाथों में। और उन्होंने देखा कि देखो हम अचानक से इंडियंस पे जो है इंग्लिश लॉ नहीं अपना सकते, अप्लाई कर सकते, है ना। और इनको इन्हीं के रूल्स से हमें गवर्न करना पड़ेगा, जो इनके इंस्टीट्यूशन है उन्हीं को चलने दो और उन्हीं के हिसाब से हमें गवर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अगर हम चेंज करेंगे तो सोसाइटी में कैओस फैलेगा और बहुत मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं हॉस्टालिटी डायरेक्टली आ जाएगी पब्लिक और कंपनी के बीच में। तो उन्होंने कहा कि जो चल रहा है उसको चलने दो, सिर्फ हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक हॉलहेड करके उनका लेफ्टिनेंट था, उनको अपॉइंट किया कि जो रिलीजियस और कस्टमरी लॉज हैं उनको पढ़ो, जिनको उन्होंने बाद में जेंटू लॉज दिया। और उन्होंने उसको डिटेल वे में स्टडी की, जो फर्दर एडमिनिस्ट्रेटर्स के बहुत ज़्यादा हेल्प आई, फ्यूचर के एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर के, है ना। और वॉरेन हेस्टिंग्स का ये भी मानना था कि देखो जो ये नॉलेज है वो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बनेंगे उनको इनकी स्टडी करनी चाहिए, ताकि वो बेटर तरीके से समझ करके तब अप्लाई करें और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करें इंडिया में। अगला टॉपिक है आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं एशियाटिक सोसाइटी वगैरह, वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह की कोशिश की वजह से इंडिया का पास्ट की डिस्कवरी होना शुरू हो गई थी, है ना। बहुत कुछ अंग्रेजों के हाथों में आ चुका था जब वो समझने लग गए थे। तो इसी को फर्दर करते हुए वेल्सेली आते हैं, जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं तो उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला 1800 में। और उन्होंने बोला कि देखो ना सिर्फ तुम्हें ये जो नॉलेज एक्यूमुलेट की गई है वो पढ़ो, साथ में आप लोग इंडियन लैंग्वेजेस भी सीखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बन के जाओगे लोकल एरियाज में तो आप वर्नाकुलर लोगों के साथ बात कर सकते हो, उनके चीज़ों को समझ सकते हो और जो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से चल रहा है वो आप समझ सकते हो बेटर वे में। तो उन्होंने जोर भी दिया कि आप पर्शियन लैंग्वेज पढ़ो, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज से उस ज़माने में पर्शियन लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी कहीं ना कहीं, है ना। हर चीज़ पर्शियन लैंग्वेज में ही होता था, हर रिकॉर्ड, डे टू डे बिजनेस सब पर्शियन लैंग्वेज में होता था। तो पर्शियन लैंग्वेज सीखने से उनको एक एज मिल जाता था। हालांकि पर्शियन ही नहीं, उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बात की कि आप जो तमिल तेलुगु वगैरह है वो सब भी आप सीखिए, है ना, या और भी जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं। तो फर्दर हुआ ये कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो उस फोर्ट विलियम कॉलेज से पढ़ के बाहर आए, है ना, सिविल सर्वेंट्स, जब वो लैंग्वेजेस सीख के आए और कल्चर को सीख के आए हैं, 100% तो नहीं लेकिन हाँ आप बोल सकते हो ना, बिल्कुल अज्ञान तो नहीं थे, कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो जान गए जब इतने सारे लोगों के रिसर्च के बारे में पढ़ के आए। तो वो बेटर तरीके से बिहेव कर सकते थे, है ना। और जब वो एज अ रेजिडेंट वर्क करते थे कोर्ट में जाकर के इंडियन रूलर्स के, तो वो बेटर बिहेव करते थे और वो अपने आप को इंडियन कपड़े भी पहन के रखते थे, इंडियन लाइफस्टाइल में ढाल के रखते थे। इससे क्या होता था कि जो वहाँ कोर्ट में लोग बैठते थे उनको ऑकवर्ड फील नहीं होता था कि हमारे बीच में कोई और बैठा हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज भी वो बोल सकता था, है ना, और वेशभूषा भी उसकी वैसी ही थी। तो ये बड़ा एक, आप समझ सकते हो ना, घुल मिल जाने वाली बात हो गई थी। हालांकि इंडियन रूलर्स जानते थे कि हाँ हम कल्चरली तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हाँ पॉलिटिकली हम कहीं ना कहीं सबवर्मेंट हो गए हैं ब्रिटिशर्स के। तो होप ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फर्दर टॉपिक्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। इवांजलिज्म और यूटिलिटेरियंस हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर नहीं, अगले वीडियोस में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।